सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन होगा उसमें हम लोग 2015 के पेपर को सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में मैंने 2016 के पेपर को सॉल्व कराया था। वहाँ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जल्दी जल्दी में क्या हो गया था कि जहाँ पर लिखा था 2, 11 और प्लस का 18, यहाँ था गुणे 5, इसको मैंने सॉल्व करके 202 लिख दिया था। लास्ट में मैंने ऐड कर दिया था, वहाँ ऐड नहीं होगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 290। 290 आंसर आएगा भाई, 202 नहीं आएगा। मैंने ऐड कर दिया था, ऐड नहीं, 290 ही आएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा स्क्रीन के ऊपर लिखा है √2, √4, √.4 और √.2 में परिमेय संख्या है। इन चार हमको दिए गए हैं स्टेप। इन चारों स्टेप में आपको बताना है कि यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी है, रेशनल नंबर यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए, करड़ी के अंदर सभी संख्याएं होती हैं। तो √4 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। बात करें सबसे पहले ऑप्शन से बात करें √2 की, तो √2 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, क्योंकि भैया एक का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। अब 1 से सीधे 4 पे आ गए, इसमें 2 और 3 तो कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब 2 और 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, 2 और 3 का वर्ग होगा बस। 2, 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होगा। दशमलव में चले जाओ वो बात अलग की है, लेकिन दशमलव में परिमेय संख्या नहीं बताना है हमको, केवल इसी स्टेप को फॉलो करना। तो कहने का मतलब पहला ये वाला ये तो एकदम गलत हो जाएगा। दूसरे की बात कर ली तो दूसरा है हमारा √4। अब √4 हमको पता है किसका वर्ग है, तो देखिए किसका है, 2 का वर्ग है। और 2 का वर्ग है तो 2 के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि √4 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ऑप्शन आप लोग खुद से समझ लेना। तो √4 हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर यहाँ पर 0.4 भी तो हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लोग कहेंगे करड़ी के अंदर 0.4 भी तो परिमेय संख्या, हाँ तो हो सकता है, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, लेकिन केवल यहाँ पर ये रूल ही फॉलो होगा, ये रूल ही फॉलो होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसको कोई बदलने की जरूरत है ही नहीं। तो ये √4 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया। ठीक है ना। पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, बने रहना अंत तक वीडियो में, देख लेना कैसे पेपर आता है। टाइम यानी कि बहुत कम है आप लोगों के पास। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। तो कह रहा है भैया 33.328 33.328 में 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। 2 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। तो देखिए, स्थानीय मान तो बताना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मैं यहाँ पर दशमलव को छोड़कर कोई एक संख्या और लिख लूं, जैसे यहाँ पर मैं दशमलव न लिखूं। अब यहाँ पर बात क्या आती है, मैं लिख लूँ 33.328, मैंने यहाँ पर दशमलव हटा दिया। अब मैं 2 का स्थानीय मान पूछूंगा तो आप कहोगे सर 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात, जिसका स्थानीय मान वो अंक लिख लेते हैं, बाद में जितनी संख्याएं उतने जीरो लगा लेते हैं। लेकिन यही काम दशमलव में कैसे होता है, तो सुनो, 33.328 में 2 का स्थानीय मान पूछे है ना, 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे तो वो बात समझो। पहले तो इसका मतलब 2 ही हो जाएगा,
इसका मतलब 2 ही हो जाएगा, जिसका स्थानीय मान उसका अंक तो वो लिखेंगे 2। अब बात करेंगे, इसके पीछे नहीं जाएंगे, इसके हम लोग आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव पहले है तो दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक लगे हैं, तो दशमलव के बाद 1 अंक लगे हैं, तो ये हो जाएगा 0.02, या आप इसको ये कह सकते हो 0.02। 0.02 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखना, अगर यहाँ पर आगे इसका बताना होता तो जो 0 लगा देते, अगर 8 का बताना होता तब क्या करते 0.008। तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी तो कहने का मतलब उतने क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 थी तो मैंने 1 0 लगा दिया, 8 का निकालने 2 थी तो 2 0, चूंकि हमको 2 का बताना था तो 0.02 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया, ठीक है ना। जो 3 नंबर क्वेश्चन है, कई बार हमसे लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा था कि जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तभी बताऊंगा। तो आज उस क्षण का नंबर आ गया है, वो घड़ी आ गई है। वो क्वेश्चन बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है कि सर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 2x + 1 बराबर का 2x + 1 बराबर का 16 तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। ये भैया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें x का आपको क्या बताना है, मान बताना है। तो जरा समझिए, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में एक बात हमेशा याद रखना, जैसे यहां पर कह दिया जाए 3 की पावर 5, यहां पर कह दिया जाए 3 की पावर 5 और यहां पर कह दिया जाए 9, तो आपसे कहा जाए कि इनको घातीय संकेतन में व्यक्त करो, तो 9 को हम तोड़ेंगे 3 के रूप में, 9 को तोड़ेंगे 3 के रूप में, हम इसको 3 की पावर 2 कह सकते हैं, 3 की पावर 2, यानी कहने का मतलब जब बेस बराबर तो घाते भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, यानी 5 बराबर 2 हो जाएगा। ये लॉजिक होता है और यही लॉजिक मैं यहां पर लगाऊंगा, कितनी आसानी से भी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2x + 1, ऐसे लिखा है, बराबर 16 को अब मैं क्या कह सकता हूं, 16 को हमको तोड़ना है इस 2 के रूप में, 16 को हमको इस 2 के रूप में तोड़ना है। तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अरे भाई 16 को अगर 2 के फॉर्म में तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके हो जाएगा 8, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 एक कम हो जाएगा 2। कहने का मतलब 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। अब जब बेस बराबर हैं, जब आधार बराबर हैं, तो घाते भी बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4। x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है, तो ये तो समीकरण बन गया, +1 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 4 - 1, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देख सकते हो, लगा सकते हो, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लेकिन नोट करते रहना, 2015 का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, सभी क्वेश्चन बताऊंगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन है आपका 1/8 माइनस का 3/8, 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 1/8 माइनस का 3/8, और उसके बाद क्या कहा गया है आपको, फिर कहा गया प्लस का 2/8 भागे 1/4, प्लस का 2/8 और भागे का है आपका 1/4, 1/4। उसके बाद क्या कहा गया, का 1/2, का 1/2 का मान होगा, का मान होगा। तो यहां पर भैया फॉलो करिए, यहां पर जो स्टेप फॉलो होता है वो स्टेप फॉलो करिए, ठीक है ना। 1/8 माइनस के 3/8 प्लस के 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो यहां पर बताइए क्या आंसर होगा। देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, यहां पर क्या भैया फॉलो करते हैं, तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों में बोर्ड मास नियम से चलेंगे। और कल वाले क्वेश्चन में मैं ही इस नियम से नहीं चल पाया था। कल वो जो बताया था क्वेश्चन ना, 2 लंबाई ऊंचाई वाला, जिसमें ऊंचाई बताना था, तो हम ही इस फार्मूले से नहीं चल पाए थे। तो आप तो इस फार्मूले से चलना, ठीक है ना, याद रखना भाई। बस सबसे पहले हमको अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट
मझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करेंगे। आप का मतलब होता है का, और का को सीधे शब्दों में कहते हैं गुना। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं गुना पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम आ जाएंगे डिवाइड यानी भाग पर, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर इस फार्मूले से मैं चलूंगा, तो देखो कैसे लगाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे लगाएंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस का 3/8 और प्लस का हो जाएगा 2/8 भागे हो जाएगा हमारा 1/4 और का मतलब गुणा अभी बताया 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक काम छोटा कर सकते हो, यहाँ आप सीधे गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8 1 1 कम 1, क्योंकि का मतलब गुणे तो होता है, तो 4 दूनी 8 1 1 कम 1। कहने का मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1/8। क्या कह सकते हैं 1/8। अब हमको पता, हमने गुणा सॉल्व कर लिया, अब डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो अब जब कभी परिमेय संख्याओं को गुणा करते, जब परिमेय संख्याओं को भाग करते हैं तो क्या होती कहानी वहां पर, तो सुनो। जब दो परिमेय संख्याओं को भाग करते हैं, इन दो परिमेय संख्याओं को भाग करेंगे ना, तो जो पहली परिमेय संख्या उसको एज इट इज, उसको जैसे का तैसा रखेंगे और दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी 8/1 हो जाएगा। और जहां भाग का चिन्ह था वहां गुणे का चिन्ह हो जाएगा। याद रखना, जब दो परिमेय संख्याओं का डिवाइड करोगे तो जहां पर पहली संख्या जैसी की है वैसी रहेगी और दूसरी परिमेय संख्या पलट दोगे, जहां भाग का चिन्ह वहां गुणे का चिन्ह। इसको काट लोगे, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा, 2/1 बचा। कितना बचा, 2/1 बचा है। तो कहने का मतलब यहां पर कितना बच गया, यहां पर बच गया 1/8 माइनस के 3/8 और ये प्लस का ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 1। अब परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना है, हर तो बराबर नहीं है, हर बराबर करेंगे तो 1 का 8 से नीचे गुणा, 8 से ऊपर गुणा। क्यों गुणा किया, क्योंकि हमको इस 1 को 8 बनाना था बस। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। सभी हर बराबर हो गए ना, एक हर ले लेंगे, यहां पर 8, ऊपर क्या बचा 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लूंगा, यानी कि 16 1 कितना हो जाएगा 17 और 17 माइनस 3 यानी हो जाएगा 17 माइनस 3/8। 17 में से अगर 3 चला जाएगा तो बच जाएगा 14/8। इसको आप और भी छोटा कर सकते हो, 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 2 चौके हो जाएगा 8। 7/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 7/4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 7/4 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इतने क्वेश्चन में, समझ में। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है ना, 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, नोट करते रहना। 5 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, 5 हुआ, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा तो वो सुनो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, 5 सेंटीमीटर हैं। हमसे बताया गया त्रिभुज कैसा होगा। 4 ऑप्शन आप में दिए गए हैं, समकोण, विषम बाहु, समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज। तो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऐसे आप समझिए। जब कभी जो त्रिभुज है भैया, त्रिभुज होने की कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज अगर कोई त्रिभुज ऐसे बना है, ऐसे कोई एरिया बना है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। 2 भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजाओं का बड़ा होगा। यानी कि 2 क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तब तो वो त्रिभुज होगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका इसमें एक ऑप्शन आपका ये भी है कि त्रिभुज बनना संभव नहीं है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 बराबर के 5 आ रहा है, यानी 2 प्रथम भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा आएगा
तब तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। याद रखना, ये कंडीशन हमेशा त्रिभुज में फॉलो होती है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब तो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सिंपल यहाँ पर बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो कहने का मतलब त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द हमारा जो है एकदम राइट आंसर है, जहां पर लिखा है त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो बढ़ते हैं हम दो अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब जो आपके विकल्प वाले क्वेश्चन थे, जो विकल्प वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग अति लघुत्तरी पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, अति लघुत्तरी पे पहुंच चुके हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये अभी तक आप लोग विकल्प वाले ही लगा रहे थे, अब आपको विकल्प नहीं मिलेंगे, उनको सॉल्व करके आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब वाई, 6 नंबर एक्स क्यूब वाई और माइनस का आपको दिया गया है माइनस का एक्स वाई क्यूब, माइनस का एक्स वाई क्यूब के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, आपको गुणनखंड बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से लगा सकते हो। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने पद हैं भैया, तो यहाँ पर 2 पद हैं, एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया, क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो दोनों पदों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो कॉमन यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स की बात करें एक्स इसमें भी है, वाई की बात करें तो वाई इसमें भी है। कहने का मतलब कॉमन हमको एक्स वाई मिल रहा है, जैसे कॉमन लेंगे वैसे ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब था, यहाँ पर एक्स, तो 2, अगर 3x से 1x चले जाएंगे तो x की पावर 2 बच जाएगी, तो x की पावर 2 बच जाएगी। y से y कैंसिल, यहां बच गया माइनस तो माइनस, यहां पर x कैंसिल हो गया, यहां पर y की पावर 1, यहां पर y की पावर 3, तो y की पावर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। y की पावर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब मैंने आपको एक दिन फार्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो बताया था ना, यही तो बताया था। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर आप अगर इस वाले फार्मूले से चलो, अगर आप इसको इस वाले फार्मूले से खोल लो तो और समझ में आ जाएगा। देखो भैया a के स्थान पर a स्क्वायर, वाई स्क्वायर के स्थान पर बी स्क्वायर, कहने का मतलब ये वाला लॉजिक इसमें लग जाएगा। तो बस इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए और जो आगे था उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, आपका आंसर आकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई तो चलेगा क्योंकि ये तो भैया है ही। अब इसको क्या कह सकते हैं, एक ब्रैकेट में इसको कह सकते हैं एक्स माइनस वाई, यानी ए प्लस बी है माइनस बी, और एक क्या कह सकते हैं एक्स प्लस का वाई। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। प्लस माइनस आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है बस। अभी आप प्लस वाला पहले लिख देते, माइनस वाला बाद में लिख देते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो 6-7 से आप लोग पढ़कर आए हो। जो अगला क्वेश्चन है वो तो 6-7 में अच्छे से बताया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक बगीचे में 20-25 पौधे लगे हैं। एक बगीचे में 20-25 क्या हैं, पौधे लगे हैं, 2025 पौधे लगे हैं। और क्वेश्चन हमसे कहा गया है एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं, एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं, उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में पंक्तियां हैं, जितने बगीचे में क्या हैं, पंक्तियां हैं, बगीचे में पंक्तियां हैं। आपसे पूछा क्या गया है, कुल कितने पौधे हैं, एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। अब ये बताइए, एक पंक्ति में
कुल कितने पौधे हैं। अब ये चीज आपको बताना है, कितने पौधे हैं, ये चीज आपको बताना है, ठीक है ना, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो, बहुत अच्छे से। अगर मैं बात करूं कि ये मेरा एक बगीचा हो जाएगा, ये मेरा एक बगीचा हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन जैसे कहा गया उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं बस, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। एक बगीचा है, बगीचे में कुल कितने पौधे लगे 2025, कहने का मतलब कुल कितने पौधे लगे हैं, तो कुल लगे हैं 2025 पौधे, 2025 पौधे कुल लगे हैं। और कहा गया एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने बगीचे में पंक्तियां हैं। अगर मैं मान लूं बगीचे में हमारी x पंक्तियां हैं, मैं मान लूं बगीचे में मेरी x पंक्तियां हैं, मान लो बगीचे में क्या है मेरी x पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने पौधे लगे x, तो कहने का मतलब x गुणे x बराबर जो आएगा वही तो पौधों की संख्या आएगा। तो x गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 20 और 25 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 और 25 हो जाएगा। x बराबर अंडर रूट 20-25 आ जाएगा, और 20-25 किसका वर्ग है, तो वो 45 का है। तो नहीं 45 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉजिक समझिए, बस लॉजिक समझिए, या आप सीधा इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर एक बगीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक बगीचे में अगर एक बगीचे में 10 पंक्तियां हैं और उसमें 10 ही पौधे लगे हैं, तो कहने का मतलब कुल पौधे 100 होंगे कि नहीं होंगे। समझा रहा हूं ये क्वेश्चन, इससे कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन से। अगर एक बगीचे में 5 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे लगे हैं, तो 5 पंजे 25 कुल पौधे हुए कि नहीं हुए। बात वही कि ये जो संख्या आएगी, ये संख्या आएगी, इसका घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना है बस। यानी 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, केवल वर्गमूल निकालना है बस। ठीक इसी प्रकार ये जो मेरी 20-25 है, ये जो 20-25 है, इसका मैं क्या करूंगा, वर्गमूल निकाल लूंगा, बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यही लीगल मेथड है। तो 20-25 को अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 चौके 20 और 5 पंजे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 अट्ठी 40 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 9 81 और 9 एकम 9। हमको वर्गमूल बताना, वर्गमूल में कितने के जोड़ा, 2 के जोड़ा। तो कहने का मतलब 5 से 1 ले लेंगे, 1 9 से ले लेंगे, तो 5 × 9 हो जाएगा, 9 पछे 45 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चाहे आप x मान के लगाइए, चाहे आप ऐसे लगाइए, दोनों लीगल मेथड होते हैं। 45 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो पूछ सकते हो आप लोग, सब लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, क्योंकि अब देखिए मैं जितना भी सही पढ़ा दूं, लेकिन कुछ लोग ना डिप्रेशन में डालने के लिए एकदम तत्पर हैं। वो कहेंगे सर जी आप तो गलत ही पढ़ा रहे। तो भैया अगर हम सही भी लिख देते हैं, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती कि हो सकता है हम गलत ही बता दिए हों। तो यार प्लीज़ कारपोरेट करा करिए, साथ में सीधे तीर ना मार दिया करिए कि नहीं सर आप गलत ही पढ़ा रहे हैं। जब हो जाती गलती तो हम वीडियो में बता ही देते हैं कि भैया हो गई गलती, और अगर नहीं होती है तब हम नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साथ में कारपोरेट करा करिए, ठीक है ना, ये थोड़ी नहीं कि सीधे तीर मार दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, 144 वर्ग सेंटीमीटर है। और आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है इसे मोड़कर आयत बनाया गया, इसे मोड़कर आयत बनाया गया। चलिए इसे मोड़कर आयत बनाया गया, आयत बनाया गया। अब क्वेश्चन हमसे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। आयत की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई बताओ। आयत की क्या बताना है हमसे, चौड़ाई बताना है, चौड़ाई बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, पहले आप प्रयास कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना, आसानी से लगा सकते हो। देखिए एक कोई वर्ग है,
सीधी बात क्या है, पहले वर्ग है। हमने कितनी बार बताया कि आप अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को, रेखा गणित के क्वेश्चनों को आप डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो आधा काम हो जाता है। तो अगर मैं एक वर्गाकार मैदान बना लूँ, एक वर्गाकार मैदान मैंने बना लिया, या वर्ग कुछ भी हो मैंने बना लिया, क्षेत्रफल तार हो गया वर्गाकार, इसका क्षेत्रफल टोटल दिए हैं, इसका टोटल क्षेत्रफल दिए हैं। कहने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल दिए हो कितना दिए हैं, 144 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब कहा गया इसको मोड़कर, किसी तरीके से इसको मोड़कर क्या बना दिया गया, आयत बना दिया गया, आयत बना दिया गया। तो ये बताइए जो वर्ग का क्षेत्रफल था वही तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि भैया कुछ अलग से इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जितने क्षेत्रफल का वर्ग था उतने क्षेत्रफल में तो आयत बनेगा, क्योंकि वर्ग के ही तो आयत बनाया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, समझना, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि तार केवल 144 वर्ग मीटर तो है, तार थोड़ी नहीं अलग से लगाया गया। बस हमको आयत की चौड़ाई बताना था तो हम आयत के अकॉर्डिंग चलेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है जरा बताना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाई का चौड़ाई, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यही तो हो जाएगा 144, तो यहां पर रख देंगे 144 बराबर आयत की लंबाई कितनी दी गई है 16, तो ये हो जाएगा 16 और गुणे चौड़ाई बताना है तो चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई ही रख लेंगे। 16 गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो 144 बट्टे में हो जाएगा 16 बराबर का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे 16 से तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 16 9 144 यानी चौड़ाई बराबर आ गई 9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो 9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का परम शक्ति आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन का परम शक्ति आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, अगला नंबर क्वेश्चन तो लॉजिक एकदम आसान से लग सकता है, बीजगणित का क्वेश्चन है, केवल आपको घटाना है बस। अगले क्वेश्चन में तो केवल आपको घटाना है, और अगर आपको वो कहानी याद होगी कि घटाने पर नीचे वाले पद के मान बदल जाते, चिन्ह बदल जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन कहा गया है कक्षा में बालक, एक कक्षा में बालक, ये क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 9 नंबर। एक कक्षा में बालक दिए गए हैं, एक कक्षा में बालक दिए गए हैं, कक्षा में बालक, कितने बालक दिए गए हैं तो वो सुनो। बालक दिए हैं आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 9, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 9, और एक उसी कक्षा में बालिकाएं भी दी गई हैं, उसी कक्षा में बालिकाएं भी दी गई हैं। तो बालिकाएं कितनी दी गई हैं वो देखते हैं। बालिकाएं दी गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो वो सुनो। क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है, तो बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है, बालिकाओं से कितनी अधिक है वो आपको बताना है, बालिकाओं से कितनी अधिक है वो चीज़ आपको बताना है, कितनी अधिक है वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, बाकी लगाने में कोई टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग एक बार कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन कर चुके हो। एक कक्षा में इतने बालक हैं, इतनी बालिकाएं हैं, तो सिंपल सब काम करना है कि आपको बताना जो बालक हैं वो बालिकाओं से कितना अधिक है, बालक बालिकाओं से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं बालक वालों से बालिकाओं वालों को घटा दूं तो हमको पता चल जाएगा कितना अधिक है। कहने का मतलब इसको लगाने के देखिए 2 मेथड है, दोनों आप लोग ऊपर नीचे लिखकर लगा सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर, अगर मैं बालकों के संख्या से बालिकाओं की संख्या लेस कर दूं तो हमको पता चल जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 9। अब हमको घटाना है तो ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, घटाना है ना, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। बालिकाओं की संख्या घटाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस प्लस का हो जाएगा 4। अब मैंने आपको बताया था जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर के चिन्ह सभी क्या हो जाते हैं,
बदल जाते हैं, कई बार बताया। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 5x माइनस का 9। अब यहाँ पर माइनस लगा तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का x², यहाँ हो जाएगा माइनस का 5x, ये हो जाएगा माइनस के 4। सॉल्व कर लीजिए। 3x² प्लस में ये माइनस में, अगर 3x² से एक x² घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x² बच जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में, काम खत्म। माइनस कर लो, माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये इतने अधिक हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो आप ऊपर नीचे लिख कर लगा सकते हो। बालकों की संख्या थी 3x² प्लस का 5x माइनस के 9। अगर बालकों की संख्या से मैं बालिकाओं की संख्या घटा दूं, क्या घटा दूं, x² प्लस का 5x और प्लस का 4, तो हमको पता चल जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप लगा चुके हो कि जब घटाते हैं तो नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3x² से x² घटा देंगे तो 2x² बच जाएगा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के बच जाएगा 9 4 13। 2x² माइनस का 13 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, 2x² माइनस का 13 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भैया, राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया, ठीक है ना। चलिए भाई क्लियर है ना। 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। समझ कर चलना है, ठीक है ना, समझ में जरूर आ जाएगा आप लोगों को। टेंशन मत लेना भाई, बिल्कुल भी टेंशन लेना मना है। साथ में बने रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं लगा पाओगे, इतना तो आप सीख ही चुके हो। क्वेश्चन कहा गया 3 5 3, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 3, 5, x, कामा दिया गया 9, 11, 9, 11 का समांतर माध्य हमको दिया गया है। समांतर माध्य 7 ही तो दिया गया है ना। समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताना है। 7 हो तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए क्वेश्चन है आपका 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य अगर 7 है तो आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपका x का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है ना, बहुत आसानी से लगा सकते हो। देखिए समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर होता क्या है आपको पता है भैया। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। एकदम औसत वाला फार्मूला, कुल पदों का योग और बटे में क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, जितने पद हैं उनका योग और जितने भी पद हैं उनकी संख्या यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। केवल औसत वाला फार्मूला, एवरेज वाला फार्मूला, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यहाँ पर पद कौन कौन से हैं भैया, ये वाले पद है ना, इन सबको जोड़ोगे तो 11, 11, 5 कितना होता है भाई, 11, 9, 20, 20 और 8 हो गया 28, 28 प्लस का x। तो कहने का मतलब ये हो गया 28 प्लस का x। और पद कितने हैं, तो कुल पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 5, यानी 28 प्लस का 5। और समांतर माध्य के स्थान पर समांतर माध्य रख दीजिए 7। x का मान निकालना आसानी से बता सकते हो, 5 बटे में इस तरफ आएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा 7 25 35, यानी कि 7 गुणे 5 क्या हो जाएगा 35, बराबर उस तरफ कितना बचा 28 प्लस का x बचा। x का मान बताना 28 प्लस में इस तरफ माइनस में, तो हो जाएगा 35 माइनस के 28 बराबर का x। यहाँ पर आप घटा लोगे 28 से 35 तो 28 2 30, 30 5 35, यानी कि 7, x बराबर 7 आ जाएगा। यानी जो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, ओके। देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहा है मेरा 11 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है ये थोड़ा सा लॉजिकली है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनेगा।
इसको अगर आपने फार्मूला नहीं पता है तो हो सकता बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, लेकिन मैं इसकी एक शॉर्ट विधि बताऊंगा जिसको आप एग्जाम में लगा के अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। क्वेश्चन कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, 11 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 3√3 है, ऊंचाई हमको दिया गया 3√3 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है, क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सभी साथी बताओ इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, सभी लोग आंसर बताओ कितना आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, आप लोग कैसे लगाओगे वो चीज बताइए। यहाँ पर आप लोग कैसे लगाओगे वो चीज यहाँ पर बताइए, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए फटाफट से भाई बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, तो सभी साथी बताएंगे भैया कितना आ जाएगा। देखिए हमको पता है किसी भी त्रिभुज में अगर हमको क्षेत्रफल बतानी है तो हमको क्या पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया, अगर क्षेत्रफल या परिमाप बताना है तो हमको भुजा पता होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज में भुजा नहीं दी गई है लेकिन हाइट दे दी गई, ऊंचाई दे दी गई है। तो सिंपल यहाँ पर ऊंचाई का फार्मूला मैं बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है वो सुनो। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए मैं x मानकर नहीं लगाऊंगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मैं सीधे ऐसे बताऊंगा, ये भी लीगल मेथड ही है, ये फार्मूला है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपकी होती है √3/2 और गुणे का क्या हो जाएगा, भुजा, गुणे का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। बस यहां से आप लोग क्या करिए, यहां से आप लोग भुजा निकाल लीजिए, क्योंकि ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है, तो हाइट के स्थान पर कितना रखेंगे, 3√3 बराबर का कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा √3/2 और मल्टीप्लाई का भुजा। कहने का मतलब हम यहां से भुजा आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो मेरा √3/2 ये परिमेय संख्या वो भी गुणे में इस तरफ आएगी तो बटे में, यानी कि एक क्रम बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया, इधर आ जाएगा 3√3 और बटे में √3, यहाँ गुणे में था तो बटे में, और ये हो जाएगा 2 ऊपर। √3 से √3 कैंसिल, 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया। यानी भुजा कितनी आ जाएगी, तो भुजा बराबर आ जाएगा भैया 6 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई है, भुजा 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब बताइए भाई, अब यहां पर बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताइए भाई, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, देखिए फार्मूला मैंने लिख दिया भाई, फार्मूला लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, √3/4 ऐसे ही रहने देंगे, √3/4 गुणे भुजा मेरी कितनी आई है, 6 आया है, और 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पर रख सकते हैं, तो 4 9 हो जाएगा 36 और 9√3 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 9√3 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9√3, 9√3 हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो कितना आ जाएगा, 9√3 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है ना, क्लियर है। देखिए नहीं समझ में आया है, एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। देखिए सीधी बात आप इतना याद रखना, इतना याद रखना कि जो होता क्या है, जो समबाहु त्रिभुज का अगर हमको देखिए ऊंचाई नहीं, अगर x मान के लगाते तो इतने में ये क्वेश्चन ना आता और आपके समझ के बाहर भी रहता। तो सीधा आप फार्मूला लगा दोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि भैया फार्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है √3/2 गुणे भुजा। हम यहाँ पर ऊंचाई दी गई थी √3/3, मैंने रख दिया, √3/2 गुणे भुजा, मैंने इसको इधर भेज दिया, तो √3 से √3 कैंसिल और 3 दूनी हो गया 6, यानी भुजा बराबर हो गई 6 सेंटीमीटर तो भुजा हो गई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही तो होता है भुजा स्क्वायर, √3/4 हो जाएगा और भुजा मतलब 6 और 6 का स्क्वायर 36,
4 9 36, 9 रूट 3 आंसर। तो ये ऐसे लगता है, ठीक है ना। x मान के लगाओगे तो बहुत ज़्यादा डीपली जाओगे। वैसे भी बुक का नॉलेज नहीं लेना है, अच्छा समझ में आए वो चीज़ समझना है। तो कितना आ जाएगा, 9 रूट 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया, ठीक है ना। ओके, देखिए 12 नहीं, ये तो 13 नंबर क्वेश्चन है। 12 तो हो चुके हैं, ये 13 नंबर क्वेश्चन होगा। क्लियर है ना। ओके, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, तो समझो। कहा गया है मेरा x की पावर 4y, x की पावर 4y और माइनस में हमको क्या दिया गया है, xy की पावर 4, xy की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड करो। ये भैया आसान क्वेश्चन, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बताया है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा से पेपर में पूछा गया है। इससे पहले क्यूब था, यहां पर 4 है, यहां पर पावर 4 है, यहां पर पावर 4 हो गया। इससे पहले पावर 3 थी, अब पावर 4 हो गई है। 4 या 5 नंबर क्वेश्चन था वो वाला। बस आप उसी मेथड से लगाइए, फार्मूला यहां पर बदल जाएगा, यहां पर फार्मूला बदल जाएगा। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। वेरी गुड, देखिए कुछ साथी आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स वाई कॉमन मिल रहा। कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 1 चला जाएगा तो एक्स की पावर 3 बचेगा। अब यहां पर y से y चला गया, माइनस x से x चला गया तो y की पावर 3 बच गया, यानी a क्यूब माइनस क्या बच गया, b क्यूब बच गया है। तो हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बस कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लगा सकते हो, क्या दिक्कत है। देखिए कैसे यहां पर लगाएंगे, यहां पर हमको पता है कि हमारा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो हम यहाँ इसको क्या कह सकते हैं भैया, एक्स वाई तो हमारा ऐसे ब्रैकेट में चलेगा। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एक्स माइनस का वाई और दूसरे ब्रैकेट में इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको बीजगणित तो ज्योमेट्री में फार्मूले नहीं याद हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो फार्मूले बेस क्वेश्चन है, फार्मूला याद करिए तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है। क्लियर है ना दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये पेपर आपका 2015 का मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर क्या कहा गया है, तो कहा गया रूट 121 प्लस रूट 64, रूट 121 प्लस रूट 64 और प्लस आपको क्या दिया गया है, प्लस माइनस 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 0.04 उसके बाद प्लस दिया गया है 0.16, उसके बाद दिया गया है 0.16 प्लस करके दिया गया है प्लस 0.16 का मान बताओ, का मान बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, आपको इसका मान बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी एक आपने सॉल्व किया है, ऐसा क्वेश्चन अभी आपने एक सॉल्व किया है। करड़ी के अंदर जो संख्या कहने का मतलब वो किसका वर्ग है, उनका वर्गमूल क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक है 121, अगर आपको नहीं पता तो 121 देखिए 11 का होता है, 11 से काटोगे तो 11 गिरे हम 121, 11 एकम 11। तो कहने का मतलब 121 इसका होता है 11 का होता है प्लस 64 किसका होता है तो 8 का होता है माइनस 0.04 किसका होता है तो वो होता है 0.2 का, 0.2 का। और 0.16 किसका होता है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, मल्टीप्लाई ना समझ लेना, वो होगा 0.4 का। इसको ऐड कर लीजिए, जो जुड़े जोड़ लीजिए, जो घटे घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं प्लस प्लस वालों को जोड़ूंगा,
11, 8 और 0.4, 11, 8, 0.4 मिलकर क्या हो जाएगा 19.4 हो जाएगा। 11, 8, 19, 19.4, 19.4 से अगर 0.2 घटा देंगे तो 19.2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। 19.2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर सकते हो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 19.2 आ जाएगा। 19.2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ओके चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, उसको समझते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में 16 दिन में करते हैं। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, फार्मूला भी बताया था। तो फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला क्या होता है, वो होता है m1 गुणे d1 बराबर का m2 गुणे का d2। यानी पहले आदमी गुणे पहले दिन बराबर दूसरे आदमी गुणे दूसरे दिन का होगा, क्योंकि वर्क जो होगा वो सेम होगा, जो कार्य होगा वो सेम होगा। क्योंकि कहा गया है कि 12 मजदूर इसी काम को, जो काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं उसी काम को 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2 लग जाएगा। अभी यहाँ पर वर्क भी दिया होता तो यहाँ पर w1 लग जाता और यहाँ पर w2 लग जाता, बस कोई एक पूछे। तो हमको वर्क नहीं दिया गया है, सीधे हमसे दिन ही बताया गया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। यहां लगाएंगे m1 गुणे d1 बराबर का m2 गुणे का d2। मैन पहले गुणे पहले दिन बराबर दूसरे आदमी गुणे दूसरे दिन। मान रखेंगे पहले कितने मजदूर थे, तो पहले थे 30 मजदूर। काम कितने दिन किए, तो 16 दिन किए बराबर दूसरे कितने मजदूर आ गए 12। और काम कितने दिन करेंगे वही हमको बताना है। 12 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, 30 गुणे का हो जाएगा 16 बटे का हो जाएगा 12, इधर आ जाएगा d2। काटेंगे तो 2 छंगे 4 तियां 12 हो जाएगा और 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दहाम 30 और 10 चौके 40, d2 बराबर आ जाएगा 40 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 दिन क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो 40 दिन क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 40 दिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की हमको क्या बताना है, माध्यिका बताना है। 4, 11, 16, 15, 12, 7, 9, 10 की हमको बताना है, माध्यिका बताना। तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया है कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो उनको चाहे आरोही क्रम में कर लीजिए चाहे अवरोही क्रम में कर लीजिए। मैं इनको अगर आरोही क्रम में करूंगा, किस क्रम में करूंगा, आरोही क्रम में। अगर मैं इसको आरोही क्रम में करूंगा यानी बढ़ते क्रम में लिखूंगा, तो सबसे छोटा मेरा 4 है, मैंने 4 को लिख लिया। और 4 से बड़ा मेरा क्या है 5 है, तो मैंने 5 को लिख लिया। 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9 और 9 से बड़ा 10, ये हो गए 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से बड़ा क्या है मेरा 11, तो ये हो जाएगा 11। और 11 से बड़ा मेरा क्या हो जाएगा, 11 से बड़ा 12, ये हो गई 12। और 12 से बड़ा हो जाएगा 15। तो यहां पर मैंने लिख लिए हैं आंकड़े। अब 1 मिनट आपको क्या काम करना है, जरा गौर से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको इन आंकड़ों को गिन लेना। क्या n बराबर समान संख्याएं आ रही हैं, यहां पर मैंने गिना तो 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ छूट गया, 4 है 5 है 7 16 छूट गया, तो 15 के बाद ये मेरा 16 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग गिन लिया करिए, ठीक है ना। अब n बराबर कितना आ गया, n बराबर 9 आ गया, जो कि है क्या मेरी एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और तो जब विषम संख्या होता है तो माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, माध्यिका बराबर लगाते हैं n+1/2वां पद, यही तो लगाते हैं। बस देखिए n कितना है 7, 9 है तो 9 हो जाएगा 9 1 और बटे का 2 बराबर का आ जाएगा 10/2, काटेंगे तो 5वां पद आएगा। क्या आएगा, 5वां पद। और 5वां पद चाहे आगे से गिन लीजिए चाहे पीछे से, यानी 10 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। 1 2 3 4 यानी कि माध्यिका बराबर कितनी आ जाएगी, तो माध्यिका बराबर 10 आ जाएगी, माध्यिका बराबर 10 आ जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माध्यिका कितनी आ गई, 10 आ गई है। नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट कर सकते हो भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। ओके, जितने भी साथी भाई वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैथ के पेपर में 18 ही क्वेश्चन आएंगे, मैथ के पेपर में 18 ही क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। सभी क्वेश्चन कर लोगे ये दावा है भाई, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आप लोग सब कुछ समझ जाते हो। तो यहाँ पर देखिए एक हमको ना चित्र बनाया गया, दिया गया है, एक हमको ऐसे एक, पहले तो एक हमको क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है, उस वर्ग के अंदर हमको एक सर्किल बनाया गया है, ऐसे करके एक सर्किल बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या कहा गया, इसका नाम दिया गया है ABCD, ये नाम दिया गया है A B और C और D, ये एक नाम दे दिया गया। क्वेश्चन कहा गया है चित्र में ABCD एक वर्ग है, 17 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में ABCD क्या है, एक वर्ग है। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना, अभी लगा नहीं रहे हैं। और क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके अंतर्गत बने, इसके अंतर्गत बने वर्ग की परिधि बताना है, इसके अंतर्गत वर्ग की परिधि बताओ, इसके अंतर्गत बने वर्ग की परिधि, बने वर्ग की क्या बताना है, हमको परिधि बताना है। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हो। क्वेश्चन ये था कि दिए गए चित्र में जो हमारा ABCD है वह एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो हमको बताना इसके अंतर्गत जो ये वर्ग बना दिख रहा है, वर्ग सर्किल जो बना दिख रहा है, इसका हमका परिधि बताना है। क्या बताना, परिधि। तो आप लोग जरा एक बात बताइए, क्वेश्चन मैंने कराया भी है, जरा एक बात बताइए, परिधि कब बता सकते हैं, परिधि कब बता सकते हैं, जब हमको रेडियस पता होगी, जब रेडियस पता होगी यानी क्या पता होगा, जब हमको त्रिज्या पता होगी। और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समझिए यहाँ पर वर्ग की सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, चारों भुजाएं 7 सेंटीमीटर होंगी। तो ये जो मेरी भुजा होगी, मैं इस भुजा की बात करूं या इस भुजा की बात करूं, ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, इस भुजा की बात करूं, अगर मैं इसको यहां पर लाऊंगा तो ये मेरी दूरी, ये भुजा यही तो दूरी होगी, क्योंकि ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगी भाई, ये भी तो 7 होगी। और ये हमारा होगा क्या, ये हमारा वृत्त का क्या होगा, ये हमारा वृत्त का D होगा, यानी कि व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास पता है 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद परिधि निकाल लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। हमको D बराबर दिया गया है, D यानी कि हमको व्यास बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी R बराबर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, R बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर क्या होता है, ये जो व्यास है इसका आधा, तो 7/2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, आप लोगों को वृत्त मैंने पढ़ाया भी है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, मान रखोगे 2 गुणे
पाई आर का मान होता है 22 बटे का होता है 7 और गुणे आर का मान आया है 3.5। काटोगे 3.5 को 7 से काटोगे तो 0.5 बार में चला जाएगा। 22 दूना 44 और 44 का 0.5 से गुणा करोगे तो 22 आ जाएगा। 22 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर सकते हो। 22 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई क्लियर है ना? इतने में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत है तब आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर? लास्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सो लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं भाई, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना? आसानी से लगा सकते हो सभी क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमको एक हमको त्रिभुज दिया गया है। ऐसे करके हमको एक त्रिभुज दिया गया है, ये एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें ये भुजा भी दी गई है। ये तो समकोण त्रिभुज बन गया है। इसको जरा सा साफ कर देते, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज बन गया है। ये ऐसे एक हमको क्या दिया गया है? त्रिभुज दिया गया है ऐसे, और इसमें बीचों बीच ये भुजा दी गई है। इसका नाम देख लेते क्या दिया गया है। इसका नाम ABC, इसका नाम ABC दिया गया है, A, B और C, इसका D और E। अब क्वेश्चन हमसे क्या है, 18 नंबर कहा गया है वो समझिए। क्वेश्चन कहा गया है ABCD एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु DE की माप क्या होगी। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि AB के मध्य बिंदु DE की माप क्या होगी। माप आपको बताना है, इसकी लंबाई बताना है और आगे कुछ कंडीशन दिया गया है। BC और DE में संबंध ज्ञात कीजिए, यही तो है ना? हाँ, BC और DE में संबंध। दूसरा क्वेश्चन है BC और DE में संबंध, DE में संबंध ज्ञात करना है। क्या संबंध है BC और DE में, क्या संबंध है? तो देखिए क्वेश्चन हमसे कहा गया है, जरा समझना। ABC क्या है? आपका एक त्रिभुज है और आपसे बताया गया है कि AB का मध्य बिंदु DE, यानी AB का मध्य बिंदु DE की आपको लंबाई बताना। तो कहने का मतलब ये मध्य बिंदु है कि नहीं है, ये AB का मध्य बिंदु है कि नहीं है, तो ये हमारा AC का मध्य बिंदु होगा E भाई, क्योंकि मध्य बिंदु बराबर ही तो होंगे। अरे सिंपल सा लॉजिक बताइए, बराबर तो ही होंगे। तो कहने का मतलब ये जो हमारा DE होगा, ये भाई जो DE होगा ये BC के आधा होगा कि नहीं होगा। मध्य का मतलब आधा तो होगा, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर 1/2 BC हो जाएगा, 1/2 BC। अब हमको BC की लंबाई दी गई है क्वेश्चन में हमको BC की लंबाई दी गई है। इसकी लंबाई हमको 6 सेंटीमीटर दी गई है, BC की लंबाई हमको 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम DE की लंबाई बता सकते हैं। हमको BC की लंबाई पता है 6 सेंटीमीटर, तो देखिए DE की लंबाई हम कैसे बता सकते हैं। हम DE की लंबाई कैसे बता सकते हैं? अरे भाई, तो यहाँ पर मेरा DE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे BC कितना है 6 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। 2 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6, और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। DE बराबर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। DE बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे रिलेशन पूछे हैं, अब आपसे किसमें रिलेशन पूछे हैं, BC और DE में। अरे तो रिलेशन आप बताइए, रिलेशन कि जो BC है वो DE के क्या है, आधा है। BC जो है वो DE के क्या आधा है, क्योंकि BC 6 सेंटीमीटर और DE मैंने लाया 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा लॉजिक है, BC का आधा क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। BC का आधा क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ये संबंध है, ये रिलेशन है, ये संबंध है भैया इस क्वेश्चन का। ये क्या है, संबंध है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना? क्या है, संबंध है इस क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।
अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर कर देना। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।